नमस्कार, मैं डॉक्टर एनएस बेस्ट देहरादून से सीनियर फिजिशियन। आज मैं बात करना चाहूंगा कोरोना की इस लड़ाई में एक देश के रूप में हम कैसे। पहली लहर में हमने बड़ी शिद्दत से लड़ाई लड़ी, लॉकडाउन भी हुआ, हमने दवाएं भी बाहर भेजी, वैक्सीन भी बाहर भेजी। लेकिन दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी का हमें सामना करना पड़ा, जिसके चलते हम अपने आप पर एक देश के रूप में गर्व करना भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हम एक विकासशील देश हैं। एक विकसित देश के रूप में पहली लहर में अमेरिका और इटली ने जिस कठिनाई का सामना किया वो सबको याद रखना चाहिए। दूसरी लहर में हमने जिस कठिनाई का सामना किया उसके कई कारण हैं। उन कारणों में से मैं एक सबसे बड़ा कारण गिनाना चाहता हूं, वो ये है कि क्या हम सिर्फ आईसीयू, सिर्फ वेंटिलेटर, सिर्फ व्यवस्थाओं पर नजर गड़ाए खड़े? आप मुझे बताइए, मान लिया कि हम सर्वसंपन्न विकसित देश हैं, हमारे पास हर व्यक्ति के लिए आईसीयू है, हर व्यक्ति के लिए बेड है, हर व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन सप्लाई है, हर व्यक्ति के लिए दवा है। ऐसे में क्या हम संक्रमित होना चाहेंगे? क्या संक्रमण जरूरी है यह जांचने के लिए कि मेरे लिए आईसीयू बेड उपलब्ध है या नहीं है? क्या आईसीयू में गया हुआ व्यक्ति, क्या वेंटिलेटर पर गया हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या जिंदा होकर वापस आता है अपने घर? क्या यह जरूरी नहीं था कि एक समाज के रूप में, व्यक्ति के रूप में हम कोरोना उपयुक्त व्यवहार का ठीक से पालन करते? हम ये मानते, हम ये समझते कि कोरोना एक गंभीर रोग है, इससे हमें बच के रहना है। क्या व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद भी हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार जारी नहीं रखना चाहिए? क्या वैक्सीन आने के बाद भी, लगने के बाद भी हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार को जारी नहीं रखना चाहिए? मैं एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं स्वाइन फ्लू का। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन मौजूद है। आप में से कितनों ने स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगाई? 2011 में, 10-11 में स्वाइन फ्लू की महामारी फैली। उसके बाद से इसकी महामारी का खतरा भी बना हुआ है। कितने लोग प्रति वर्ष स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं? आज के दिन अगर हमारे पास हर व्यक्ति के लिए तुरंत वैक्सीन उपलब्ध हो जाए, तो क्या आपको यह नहीं पता कि आरएनए वायरस है? हो सकता है वैक्सीन की मियाद पूरी ना हो, वैक्सीन हो सकता है 6 महीने बाद इफेक्टिव ना हो, फिर हमें दोबारा से वैक्सीनेशन की लाइन में लगना है। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि सिर्फ व्यवस्थाओं की तरफ मुंह ताक करके, बार बार व्यवस्थाओं को दोष देंगे, हम इस समस्या का सामना नहीं कर सकते। हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार जारी रखना होगा किसी भी कीमत पर। भले ही वैक्सीन लग जाए, भले ही कोरोना की कोई बहुत इफेक्टिव दवा आ जाए, फिर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार जारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आईसीयू में जाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं और नहीं करने वाले हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे लिए आईसीयू उपलब्ध हो और हम आईसीयू में जाए और ठीक होकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार के दिन 188 कोविड मौतों ने एक बार फिर देवभूमि के लोगों में सिहरन पैदा कर दी। जहां एक तरफ पॉजिटिव केस
4,496 मिले और कोरोना से ठीक होकर 5,034 लोग ठीक हुए। तो फिर मौतों की नदियां अचानक कैसे बहने लगी? मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की में सर्वाधिक 28 मौतें हो गई। इसी छोटे से शहर के एसडीएच अस्पताल में 14 कोरोना मरीज जीने मरने की लड़ाई हार बैठे। देहरादून में 63 कोरोना मरीजों की मौत हुई। कोरोना कर्फ्यू के कारण माना जा सकता है कि पॉजिटिव केसों में कमी आई हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा जैसे लगातार सामने आ रहा है वह परेशान करने वाला है। कम केसों में इतनी मौतों का कारण सामने नहीं आ पा रहा। ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्या सरकार की सख्ती के बाद पुरानी दबाई हुई मौतों का खुलासा अस्पताल अब तो नहीं कर रहे। हरिद्वार के बाबा बर्फानी और विकासनगर के कालिंदी अस्पताल के नाम इस मामले में प्रमुखता से आ चुके हैं। न्यूज़ स्पेस ने इस पर स्पेशल स्टोरी की तो सरकार ने अस्पतालों को डंडा किया। इसके बाद सरकार के सख्त आदेश हैं कि मौतें छिपाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। रविवार को दून मेडिकल कॉलेज में 13, एचएनबी बेस अस्पताल श्रीनगर में 10 कोरोना मरीजों की मौत हुई। राहत की बात यह रही कि उत्तराखंड में नए पॉजिटिव केस 4,500 से नीचे रहे। देहरादून में भी 1,500 से नीचे केस सामने आए। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ। नैनीताल में सिर्फ 117 नए केस मिलना भी सुकून की बात है। इस जिले में भी 1000 के करीब ही केस लगातार सामने आ रहे थे। अल्मोड़ा में 65, चंपावत में 41 और पिथौरागढ़ में कोरोना के 100 मामले मिले हैं। बाकी पहाड़ी और मैदानी जिलों में केस फिर भी काफ़ी रहे। राज्यों में बहुत दिनों बाद एक्टिव केस भी कम हुए। कल ये संख्या 80,000 थी। राज्य में सैंपल पॉजिटिविटी 6.74% है। रिकवरी 69.11% है। 2,87,286 पॉजिटिव केस अब तक हो चुके हैं। 1,98,530 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में ज्यादा केसों और मौतों की बढ़ती तादाद के लिए पड़ोसी राज्यों के मरीजों के भी उत्तराखंड के अस्पतालों में इलाज के लिए आने को कारण माना है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा कि भारी मरीजों का भी हम इलाज कर रहे हैं। इसके चलते केस मौतें भी हमारे खाते में आ रही हैं। रूबीना मक्कर, श्री महंत इंद्रेश में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। आज आप लोगों के सामने जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। पेशेंट्स कोविड-19 से तो निकल जाते हैं, उस जंग से तो जीत जाते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब उनको ब्लैक फंगस हो जाता है, जो कि इसका बहुत ही ड्रेडली कॉम्प्लिकेशन है। अब इसको हम कैसे, क्यों होता है, कैसे इसको रोकें और कैसे इसका ट्रीटमेंट करें, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बताना चाहूँगी। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसके कीटाणु हमारे वातावरण में सदैव मौजूद रहते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, यानी कि जो पेशेंट्स जिनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, वो इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के पेशेंट्स में हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। स्टेरॉइड्स यानी कि डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोन, ये सब पेशेंट्स को ठीक करने के लिए हमें देने ज़रूरी हैं। अब एक तो हम पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, दूसरा पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए, और तीसरा अगर पेशेंट में डायबिटिक है तो ये सब कारण बन जाते हैं इन पेशेंट्स में ब्लैक फंगस होने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, प्लीज़ किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लें। किसी केमिस्ट के पास जाके अपने आप से स्टार्ट नहीं करें। कितनी डोज में लेने हैं, मैक्सिमम कितने लेने हैं, ये आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। दूसरा, जो अब आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम कैसे सही तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। घर में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर तो यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना आ भी गया है लोगों को, बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ब्लैक फंगस को प्रिवेंट करने के लिए है, वो हमारा पार्ट है ये वाटर चैम्बर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें चैम्बर में पानी होना चाहिए मैक्सिमम लेवल तक। ये पानी कैसा होना चाहिए? साफ़ पानी। घर में सबके पास इन्वर्टर है तो आप डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, उबला हुआ पानी यूज़ करिए, नहीं है आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं। बट टैप वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नल का पानी इसमें नहीं भरना है। ये चैम्बर किसी भी हालत में कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। ये ड्राई ऑक्सीजन विद स्टेरॉइड्स एक मुख्य कारण है ब्लैक फंगस होने का। तो ये पानी आप रोज़ बदलिए, इसको साफ़ रखिए। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर कहीं भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये जो आप ट्यूबिंग भी यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, कभी क्लीन नहीं किया कि हमें कोविड पेशेंट के पास नहीं जाना है। इसको आप क्लीन करिए। और ये जो मास्क यूज़ कर रहे हैं आप, एक ही पेशेंट में यूज़ करिए। ये हर मरीज़ में आपको डिफरेंट यूज़ करना है।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ही लक्षण डिस्कस करूँगी जो आप घर पे पहचान सकें। अगर आपका मरीज़ कंप्लेंट करता है कि मेरी आँख में दर्द हो रहा है, या फिर मेरे नाक में से पानी बह रहा है, या फिर उसको कहीं आपको ब्लैक डिस्कलरेशन दिख रहा है, काले चकत्ते दिख रहे हैं, तो मीन्स ये उसको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। और कभी कभी मरीज़ क्या कहता है कि मेरे को एक आंख से दिखना बंद हो गया है, सिर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे सूजन आ गई है। इन सब चीज़ों के होते हुए आपको डिले नहीं करना है, आपको तुरंत ENT फिजिशियन यानी कि नाक कान गला वाले डॉक्टर के पास जाना है और उनको बताना है। याद रखिए इसका इलाज संभव है, प्रोवाइडेड आप इसको अर्ली डायग्नोज करते हो, जल्दी इसको पहचान लेते हो और डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, घर में रहिए और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस आए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, यानी कि प्रॉपरली मास्क पहनना, मास्क ऐसे नाक के नीचे नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉपरली नाक को कवर होना चाहिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हाथ को बार बार धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करिए। घर में कोविड मरीज़ है तो आप प्लीज़ मास्क पहन के रखिए, घर में मास्क